नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का स्पेशल बुलेटिन और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश किए और ये बैठक प्रत्येक 6 माह में आयोजित की जाए। नीति आयोग भारत सरकार ने शुक्रवार को एसडीजी 2023-24 की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद और सहयोग से ये उपलब्धि हासिल हुई है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय बाद किसी उपचुनाव में जीत हासिल की है। कांग्रेस के इस जीत के पीछे पार्टी नेताओं की एकजुटता मानी जा रही है। मजबूत हल्के हल्के होती है। जब मैं आया था बहुत बुरी स्थिति थी। चंपावत का रिजल्ट आप सबने देखा है। उसके बाद 1.5 साल पौने 2 साल की मेहनत के बाद बागेश्वर में हम जीत के मुहाने पर आके रुके और मैंने कहा कुछ कमियां रही जिससे हमने सबक लिया है और आज हम दोनों सीटें जीते हैं, जो इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो गलतियां थी वो ठीक हुई। हम सब एकजुट थे और वो एकजुट का नतीजा है एकजुटता का कि पुलिस ने रक्षक की जगह भक्षक का काम किया। उसके बाद भी हमारी एकजुटता ने मंगलौर को इनके घुटने टिकाए। चिंता इस बात की है कि अभी भी सर्टिफिकेट हमारे कैंडिडेट को नहीं दिया गया है। 2 बार रिकाउंटिंग हो गई, अभी फिर रिकाउंटिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के सभी साथी वहाँ डटे हुए हैं। यहाँ भी हमारी 10-15 गाड़ियाँ भी बिल्कुल तैयार हैं। अगर शासन प्रशासन या चुनाव कमीशन ने कोई गड़बड़ी करी तो ईंट से ईंट बजाई जाएगी। केंद्र में भी जीते और प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें हम यहाँ पर जीते और तीसरी बार जीते। कांग्रेस को तीसरी बार हमने पराजित किया। तो हताशा तो कांग्रेस में है। उनको एक छोटा सा झुंझुना मिल गया है, अब उसको लेकर कूद रहे हैं तो कूदते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो चुनाव से पहले लोकसभा के कहती थी ईवीएम में गड़बड़ी है। अब 99 सीटें मिल गई तो राहुल गांधी भी चुप हो गए और प्रियंका जी भी चुप हो गई। तो हमारा दोहरा चरित्र नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि बद्री विशाल ने कहीं ना कहीं ये सबक सिखाया है और अब केदारनाथ में जो उपचुनाव होंगे वहाँ भी इनको सबक सिखाया जाए। देखिए ऐसा है कि इसमें जो बात वो कह रहे हैं तो वो अयोध्या से जोड़ रहे हैं। अयोध्या में मैंने पहले भी कहा कि ये झूठ की बात बोलते हैं। अयोध्या विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती है, हम हारे हैं तो फैज़ाबाद लोकसभा सीट को। जहाँ तक बद्रीनाथ विधानसभा सीट का सवाल है तो ठीक है, हम पराजित हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को अगर इस छोटी सी उपलब्धि पर अपने को खुश करना है, जो सीट उनके पास पहले भी थी, इससे पहले भी उनके पास ये सीट थी, बद्रीनाथ की सीट पर पिछली बार कांग्रेस ही जीती थी और अब फिर जीत करके खुश होना चाहते हैं तो होए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो काम है हम तो उसे करते रहेंगे। सर एक सवाल ये है, उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उल्लास का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाई। बद्रीनाथ की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, सारे लोग जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का साथ दिया, बद्रीनाथ की नैतिकता के साथ दिया है, उन तमाम लोगों को इस जीत का श्रेय दिया जाता है। बद्रीनाथ ने आपसे कहा है कि बद्रीनाथ में जहां आप जानते स्वयं बद्रीनारायण की भूमि है, जहां 18 पुराण लिखे गए हैं, जहां महाभारत लिखी गई है, जहां श्रीमद् भागवत लिखी गई है, जहां माँ गंगा का उद्गम है, जहां माँ सरस्वती का उद्गम है, उस भूमि से पूरे देश के लिए एक मैसेज गया है कि राजनीतिक सुस्ता भी बद्रीनाथ से जाएगी। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर मिली हार के कारणों की कांग्रेस समीक्षा करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि हाईकमान की ओर से गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पूर्व सांसद पीएल पुनिया और सांसद रजनी पाटिल 18 से 20 जुलाई तक 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा करेंगी। हमारी दूसरी सांसद महोदय यहाँ आ रही हैं। 19 तारीख को वो प्रातः 11:30 बजे से बैठकें लेंगी। 19 तारीख को पूरी शाम तक बैठक लेंगी।
20 तारीख को भी वो 18 तारीख को भी बैठक लेंगे और 20 तारीख को भी आधा दिन 2 बजे तक लगभग वो बैठक लेंगे। हर लोकसभा को हमने 2 से 3 घंटे का समय दिया है। वहां के कैंडिडेट्स, वहां के एमएलए जो कैंडिडेट्स रहे हैं, पूर्व मंत्री, पीसीसी मेंबर्स, एआईसीसी मेंबर, हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट, ब्लॉक अध्यक्ष इत्यादि को बुलाया गया है। वो सभी उसमें प्रतिभाग करेंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे ताकि करेक्ट फीडबैक जो है दिल्ली तक जाए। और अच्छा है, इस तरीके की कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि कार्यकर्ता और देश भर में अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है। देहरादून बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उत्तराखंड सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गणेश जोशी ने इसमें क्या कहा और किस पर निशाना साधा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, बात जरूरत की नहीं है, बात लोगों को बताने की है कि जो कांग्रेस सबसे ज्यादा दुष्प्रचार कर रही है और अभी संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया कि जो अग्निवीर शहीद हुआ था उसको पैसा नहीं मिला, और बाद में जब उस परिवार से बात की गई तो उसने कहा कि नहीं, हमें इतना पैसा मिला है। उसमें अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है और 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी बीमा की राशि भी उसको दी जाती है, जिसके बारे में पक्ष ने गलत प्रचार किया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और वही जो उसका अंशदान सेवानिधि के रूप में जो दिया जाता है उसका 11,71,000 रुपये उसको मिलता है। तो एक देखिए, किसी की जान को हम वापस नहीं ला सकते, हमारे जवान रोज देश की सीमाओं पर शहीद होते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी चिंता करना, उनके परिवार की चिंता करना, ये हमारे देशवासी का कर्तव्य है। और हमारी दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इस काम को बड़ी ईमानदारी से कर रही है। अभी आपने देखा होगा हमारे 22 गढ़वाल के 5 जवान कठुआ में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। जब उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर आए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, मैं, वहाँ के सांसद विधायक हम मौजूद थे। उसके अगले दिन मैं उस विनोद भंडारी के घर भी गया था उसके पार्थिव शरीर के लिए। आज हमारी सबसे पहली महत्वता जो हमारा कमिटमेंट है, उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना। जब से मैंने ये जियो लागू किया है, 26 परिवारों को हम नौकरी दे चुके हैं, 7 प्रक्रिया में हैं और 5 ये नए केस आए हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हाई पावर कमेटी की जो मीटिंग थी, उन्होंने भी इस बात को निश्चित किया कि सबसे पहले इनको नौकरी दी जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। और उसके बाद उनकी भावनाओं के अनुरूप वहाँ के विद्यालयों का, सड़कों का जो भी परिवार चाहेगा उनके नाम पर जो है नाम। कठुआ में आतंकियों के हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों के शहीद होने पर पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और कैंडल जलाकर शहीदों को नमन किया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिलाध्यक्ष नंदन सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में चक्की मोड़ रामलीला मैदान में कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर्वप्रथम तो जैसा कि विदित है, 8 जुलाई लगभग 3:30 बजे अपराह्न एक मैसेज आता है कि अमुक जगह पर कुछ उग्रवादी सक्रिय हैं। उस दौरान हमारी ये जाबाज सैनिक टोली वहाँ के लिए मार्च करती है और सर्च ऑपरेशन के दौरान बस से ग्रेनेड फेंक करके और जिस 1.5 टन में वो लोग हमारे जेसीओज, एनसीओज और जवान थे, उसका टायर ब्रस्ट करके उनके साथ मुठभेड़ होती है और वो माँ भारती के चरणों में अपना सर्वोच्च निछावर करके देश के लिए उच्च बलिदान देते हैं। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं
अपने गौरव सेनानी वीर नारी उत्थान समिति चक्की मोड़ तथा चक्की मोड़ बाजार संघ के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि हमने इसमें उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस विषय में मैं उनके परिवारजनों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इस दुख की घड़ी में परिवार को संबल और धैर्य प्रदान करे। रही बात इस आतंकी हमले की, कायर, डरपोक और जो बुज़दिल लोग होते हैं पीछे से वार करते हैं, जो बहादुर होते हैं वो सामने से वार करते हैं। हमारी सेना सीने दिखा करके उनका सर्च के लगी थी, उन्होंने पीछे से वार किया, जिसको गुरिल्ला वार बोलते, धोखे से। और इसकी जवाबदारी जहाँ तक मीडिया सोर्सेस में मैंने देखा है, कोई एक नई कश्मीर टाइगर्स के कोई संगठन सक्रिय है और जिसके पीछे परोक्ष रूप से पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान का आज वो हाल है जो अपने देश में अपने नागरिकों के लिए राशन मुहैया नहीं करा पा रहा है, तो इस तरह का छद्म युद्ध कर रहा है और ये छद्म युद्ध से कुछ मिलने वाला है। रही सरकार की बात, आप बोलें सरकार क्या कर रही है, ये इस विषय में बहुत मंथन चल रहा है। साथ ही साथ CDS, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तीनों सेनाओं के जनरल और क्योंकि आज हमारा देश पूरे विश्व में अपने झंडे गाड़ रहा है, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में आज प्राथमिकता से लिया जा रहा है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हमें वहाँ पर ब्लू कारपेट दिया जाता है, जिससे कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसकी साफ साफ मानसिकता यहाँ दिखाई दे रही है कि वो अपने आतंकियों को यहाँ पर हमारे भारत में घुसेड़ता है और उसके बाद इस तरह की कायराना हरकत कराता है, जिससे हमारे देश का जवान हताहत हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एक बार कम से कम इसका दमदार तरीके से मुंह तोड़ जवाब हमारे सैनिकों द्वारा उनको दिया जाए कि एक बार यहाँ दोबारा घुसपैठ करने से पहले 10 बार सोचें, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है। हल्द्वानी में बीते 3 दिन पहले पहाड़ों में हुई भारी बारिश के कारण रक्सिया और देवखड़ी नाले का रौद्र रूप शहरवासियों ने देखा। इस पानी के महावेग को देखते हुए प्रशासन ने इससे सटे घरों के लोगों को वहां से हटा दिया, लेकिन इसी इलाके में रहने वाला आकाश नामक युवक इस पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। उसका नाम आकाश नाम पेट्रोल पंप पे काम करता था। उस दिन वो आया है 10:08 से ऑफिस से छूटा है। 10:20 में उसने रोटी ली है होटल से और उसके बाद 10 मिनट के अंदर यहाँ आपदा हो गई। उस दिन हाँ वहाँ में बस मुझे कुछ नहीं है, वहाँ 3 दिन होगा, हमें बस अपना भाई चाहिए, बस 3 दिन होगा कर रही है प्रशासन काम कर रही है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कोई। हम लोग बाहर के बरेली के प्रशासन लगा सब कुछ है, किलोमीटर की दूरी से अभी तक उसका कोई मेयर लगे, प्रशासन सब लगा, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं, क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है बस, लेकिन यहाँ काम हो रहा है। घटना हुई, एक नौजवान लड़का जिसका नाम आकाश था वो इस फ्लैश फ्लड में बह गया। अभी उसी की ढूंढ खोज विगत 2 दिन से जिस रात्रि वो बहा था तब से ट्रैक कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम, नगर का प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस बल, नगर निगम कई स्थानों में देखा, लेकिन अब पूरी जांच जो है वो 2 जगह केंद्रित हो गई है। एक वॉकवे के आगे, एक जहाँ पे नाला अंडरग्राउंड है शंकरा है वहाँ पर, और दूसरा नगर निगम के पीछे जो नहर को अंडरग्राउंड किया है। तो 2 जगहों को हम लोगों ने अंतिम लगा है कि जैसा मुझे अभी पुलिस बल वाला बताया कि अभी डॉग स्पॉट भी अभी तुरंत पहुंचने वाला है, और जहां अंडरग्राउंड नहीं है नहर वहां लगभग एनडीआरएफ और पुलिस बल और सभी लोगों ने देख लिया है। अभी प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी इसका समाधान। खबर उत्तराखंड से है, जहां भाजपा की 15 जुलाई को विस्थापित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर पार्टी नेता बैठक की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाली बैठक के मद्देनजर पदाधिकारियों की अलग अलग कार्यों में जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जिसके तहत अलग अलग समिति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की 15 जून को
विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हो रही है और ये बैठक लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें करीब हमारे 1350 से अधिक पदाधिकारी प्रदेश भर के इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और इस बैठक में विशेष रूप से जो उत्तराखंड की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, उन सभी मतदाताओं के प्रति उनका अभिनंदन और उनका आभार व्यक्त इस बैठक में किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी भारतीय जनता पार्टी के क्या कार्यक्रम होने वाले हैं उसको लेकर के भी विस्तार से चर्चा इस बैठक में होने। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीआरओ सहायक अभियंता कमलापति बिंद ने बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक पर कहा कि अब हमने मार्ग को यात्रा के लिए सुचारू कर दिया है। भारी वाहनों को रोक दिया गया है क्योंकि कई छोटे वाहन अभी भी फंसे हुए हैं। पहले उन्हें निकाला जा रहा है, इसके बाद भारी वाहनों को भी निकाला जाएगा। छोटे वाहन चलते रहेंगे। 1-2 दिन में मार्ग को बड़े वाहनों के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। ये जो हमारे लिए बीआरओ के लिए बहुत काफ़ी चुनौतियाँ थी, जो कि अचानक हमारे पास जो है काम लगा रहे थे, एक मशीन हमारा नीचे दब गया था। कुछ ऐसे पत्थर आ रहे हैं जो कि शूटिंग स्टोन थे, जो हम लोग को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर बाद में हम लोग उसको रिस्टोर कर लिए। अभी हम यात्रा के लिए पूरा सुचारू कर दिए हैं। अभी हैवी व्हीकल्स जो है अलाउड नहीं है, कई जगह फिसलन भी देखने को नहीं। हैवी व्हीकल इसलिए रोका गया है क्योंकि छोटी गाड़ियां बहुत हैं, इनको ही क्रॉस किया जा रहा है। बाद में हैवी व्हीकल भी निकाला जाएगा। अभी इसको पूरी तरीके से ठीक होने में कितना दिन लग जाएगा? नहीं, देखिए अब ऐसा है, अब कुछ पत्थर आते रहते हैं तो इसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा क्या 1-2 दिन में सुचारू सही ढंग से कर दिया जाए, बड़ी गाड़ियों के लिए भी सुचारू हो जाएगा। छोटी गाड़ी चलती रहेंगी। बीआरओ के लिए कितनी बड़ी चुनौती आई सर? 4 दिन तक यात्रा रही, इतने ज़्यादा यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। आप लोगों के लिए कैसी चुनौती थी और आपने कैसे क्लियर किया? क्या मोटिवेशन था? देखिए, हम लोग बीआरओ वाले तो ये इसी के लिए बने हुए हैं कि हम लोग को जो है चुनौती झेलते रहते हैं। काफ़ी चुनौतियाँ आई, फिर हम लोग उसको रात दिन लगा कर कंटिन्यू हम काम किए हुए हैं। हमारा बीआरओ का टीम सभी लगे हुए थे, जिसमें इसको हम सक्सेसफुल कर पाए हैं। कितने बीआरओ के टीम मेंबर्स यहाँ पर लगे थे? कितनी टीमें लगी हुई थी और कुल मिलाकर कितने लोग काम कर रहे थे? कितनी मशीनें टोटल यहाँ पर डिप्लॉय? हमारे पास मशीनें कम से कम मैक्सिमम जगह जगह से मंगा लिए थे। 7 एक्सक्यूवेटर थे, राग डीलर थे। काफ़ी हम मशीनें जैसे भी 6 लगा दिए थे। काफ़ी मशीनें लगा दिए, जितना हमें ज़रूरत था उतना हम लगा दिए थे। एक आते थे, दूसरा लगा देते थे। इसी टाइप से हम लोग काम करके सुचारू कर दिए यात्रा। और बीआरओ की कितनी टीमें यहाँ पर लगी थी? कुल मिलाकर कितने लोग यहाँ पर काम? बीआरओ की टीम हमारे 50 टीम थे। हाँ। और कुल कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे थे? 50 टीमें हमारा काम कर रहे थे, जो कि हमारे कंट्रैक्टर भी काफ़ी सहयोग किए। चारों तरफ से हमारे जो जैसा जरूरत पड़ा उसे हमें मशीनें मंगाते। जसपुर कोतवाली परिसर में आगामी मुहर्रम को लेकर एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार के निर्देशन में मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने समस्त अधिकारियों की अमन कमेटी की बैठक बनाई। आपको बता दें, जिसमें मुहर्रम कमेटी के सदस्यों द्वारा विद्युत कटौती पर रोक आदि की व्यवस्था की जाने की मांग की गई, जिस पर अधिकारियों के द्वारा ताजिए की ऊंचाई सीमित रखने की बात कही गई। आने वाले इस तरह की जाती है, इसमें सारी की सहमति चाहिए। त्यौहार से जुड़े हुए उनको मनाया जाता है, जिससे कि अगर कोई समस्या रही है या वर्तमान में कोई ऐसी परिस्थितियों चेंजिंग आई है तो हमारे संज्ञान में आ सकती है। उसी के संबंध में आज एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें नगर निगम समिति, प्रशासन और पुलिस संयुक्त मीटिंग हुई। और जहाँ जहाँ भी ताजियादार बनाते हैं इसमें तो उनके बारे में एक पॉइंट पर उसको डिस्कशन हुआ, चाहे उसके रूट को लेकर के, उसके हाइट को लेकर के और किस तरीके से बनाया जाए, तो उनकी बातों को सुना गया। ऐसी कोई समस्या आई नहीं। और जसपुर में यह त्यौहार हमेशा से
अमन और सुकून से मनाया जाता है। तो हम नहीं करें कि इस वर्ष भी उसी तरीके से रहेगा। एक नई व्यवस्था के लिए हमने शिक्षा विभाग प्रत्येक ताजिया के साथ कम से कम कुछ वॉलंटियर्स जरूर रखें और अन्य जो कुछ लोग हैं इस त्यौहार के को मतलब को समझें और उसी अनुसार उसमें उनका कहीं ना कहीं आचरण भी है, जिससे कि अमन और सुकून में और शांत व्यवस्था के साथ इसको न देखिए वो उस दिन विशेष पे कमेटी के लोगों से बात कर लेंगे और जो रूट है उस रूट में आने जाने वाले जो ताजिया जो रहेंगे तो उनसे एक बार टाइमिंग उसी समय मिल पाएगी। और चूँकि एसडीओ साहब हैं तो एसडीओ साहब ने बताया भी है कि पूरे देश में विकसित भारत की नई पहचान परिवार नियोजन हर दंपत्ति की शान में विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा हस्ताक्षर अभियान के तहत देश के समस्त सरकारी चिकित्सालयों में शुभारंभ किया गया, जो कि जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन सिंह गहलोत ने आशा वर्करों की एक बैठक की। जनता को जागरूक हम आशाओं के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी जो आशाएं बहनें हैं पूरे गांव-गांव में हर क्षेत्र में जारी हैं, जो टारगेट का बोलने के हमारे जिनको नसबंदी होनी है, जिनको ज़रूरत है, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके पास जाके उनको मोटिवेट कर रही हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़े में आकर नसबंदी कराएं। इस नसबंदी कराने पर हम लोग महिलाओं को 1400 रुपये और पुरुषों को 2000 रुपये देते हैं। अगर यही नसबंदी प्रसव के 7 दिन के अंदर होती है तो हम उनको 2200 रुपये सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम दिनांक 11 जुलाई से 24 जुलाई तक जारी रहेगा। इसको जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा। उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।